जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे हमने मशीन सेटअप किया था, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया था आपको। अब इस वीडियो में मैं सारी कसर निकालने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले तो आयोनिक CLI क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप कोई ग्लोबली कोई NPM का पैकेज इंस्टॉल करते हो तो वो एक्चुअली आपके PC पे कहाँ पे इंस्टॉल होता है और इसे कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्या आप ही का यूज़र इसे एक्सेस कर सकता है या इसी सेम PC के ऊपर कोई दूसरा यूज़र होगा तो वो भी एक्सेस कर लेगा। इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बाद में ये जो नीचे है ना, ये मेरे बिल्कुल छाट के ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। मुझे भी इनमें से कुछ पूछे गए हैं, मैंने भी कुछ पूछे हैं। तो एक मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं आएगा आपके इंटरव्यू में। ओके, तो ये इतना भी अगर आपने कवर कर लिया तभी आयोनिक की तैयारी आपकी काफ़ी हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले तो यू शुड नॉट यूज़ टेम्पलेट्स व्हाइल क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि देखिए ये बोला जाता है कि आयोनिक के प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो इसका क्या लॉजिक है, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ये आप जस्टिफाई करना है। तो मैंने 3 रीजंस दिए हैं। बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सर्व एंड आयोनिक बिल्ड। सर्विंग यानी क्या होता है और बिल्ड क्रिएट करना यानी क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल है इंटरव्यू क्रैक करना। फिर भी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। फिर है हाउ कैन यू डीबग योर एप्लीकेशन ऑन योर लोकल मशीन। तो देखिए ये अगर सवाल आ गया ना तो बेसिकली आपको ये तीनों सवाल एक साथ ही पूछेगा कोई ना कोई। तो सबसे पहले तो लोकल मशीन के ऊपर आप कैसे डीबग कर सकते हो अपने एप्लीकेशन, ये शायद आप खुद भी करते होंगे ngserve कमांड से। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। कई बार आप ऐसा फेस करोगे कि चलिए मुझे लोकल मशीन पे तो मेरे PC के ऊपर नहीं देखना है, मुझे एक्चुअली एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर चला के देखना है। तो ये आप कैसे करोगे, तो इसके लिए डैश एक्सटर्नल होता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और एक्सटर्नल से भी अगर ngserve एक्सटर्नल कर रहे हो आप तो फिर भी IP एड्रेस से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर भी आप किसी ब्राउज़र में देखोगे, है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आ जाता है जब ब्राउज़र में इशू रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है और वो केवल और केवल APK के अंदर रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है। तो ये आप कैसे इस टाइप के इश्यूज़ कैसे डिबग करोगे, और इसी के लिए बेसिकली ये वीडियो है जिसमें मेन चीज़ तो मुझे यही देनी थी कि आप कैसे इसका APK एक्चुअली एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू डीबग मोड में इसमें चला पाओगे। और इससे आप कैसे यानी किसी भी क्रोम ब्राउज़र या फिर ब्रेव ब्राउज़र को कनेक्ट करके, यानी क्रोमियम बेस्ड किसी भी ब्राउज़र को कनेक्ट करके उसका डेवलपर टूल ओपन करके उसमें ब्रेक पॉइंट लगा के यहाँ पे आप जब बटन क्लिक करते हो तब उसके हैंडलर में वो ब्रेक पॉइंट लगना चाहिए और आपको डीबग करते आना चाहिए। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर एक डेवलपर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, उसे यही मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ आयोनिक CLI। तो CLI का मतलब होता है दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए पुराने ज़माने में क्या था कि जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, Eclipse हो गया, तो ये लोग जब भी आप विजुअल स्टूडियो में लेटेस्ट से जब भी आप ASP.NET का कोई प्रोजेक्ट बनाते थे तो वो आपसे कुछ टेम्पलेट्स की चॉइस देता था आपको कि आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए या फिर आपको विंडोज़ फॉर्म प्रोजेक्ट चाहिए या फिर आपको वेब एप्लीकेशन चाहिए। फिर वेब एप्लीकेशन चाहिए तो उसमें किस टाइप का चाहिए। तो ये टेम्पलेट्स बने बनाए रहते थे और उनके अनुसार वो टेम्पलेट बना देता था। लेकिन अब CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस ये कैसे देगा टेम्पलेट, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे देगा। चलिए सबसे पहले तो कोई एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट के थ्रू हम बना के देखते हैं। आप किसी भी कमांड लाइन टर्मिनल में जाइए, पहले तो देखिए कि आयोनिक रिकॉग्नाइज हो रहा है क्या, तो नहीं, ये नहीं हो रहा है। तो आयोनिक CLI यानी क्या होता है कि मैं आयोनिक के कमांड्स कमांड लाइन इंटरफेस में ही दे पाऊँ। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा npm install, एक तो कंप्लीट लिखिए या फिर शॉर्ट में I लिखिए, @ भूल मत जाना, पहले हर कोई भूलता है, आयोनिक CLI। और उसके बाद में आपको इस तरीके से ग्लोबल लिखना है। ये ग्लोबल एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट यानी ये इंस्टॉलेशन आपको किस तरीके से करना है ना, ये क्रिया किस तरीके से करना है, ये एडवर्ब है। तो ये एक्शन आपको कैसे करना है, तो आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ओके, तो ग्लोबल हो गया आपका एट्रीब्यूट।
तो ये एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट का एक एलियास होता ही है, यानी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के एलियासेस होते हैं। तो ग्लोबल का भी एक एलियास है जी। अगर आपको ग्लोबल लिखना है तो डैश डैश ग्लोबल लिखना है, और अगर जी लिखना है तो सिर्फ एक डैश देनी है। तो जब भी आप एलियास यूज़ करो ना तब एक डैश देनी है, और जब भी आप कंप्लीट नाम यूज़ करो तब 2 डैशेस देनी है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये जब तक चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा ऐप डेटा में जाके दिखाता हूँ। ऐप डेटा ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे आपके npm के पैकेजेस ग्लोबली जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो यहाँ पे सेव होते हैं। देखिए npm का फोल्डर बनेगा, इसके अंदर वो देखिए ये जैसे जैसे ये क्रिया ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे देखिए आप फाइल्स बनते हुए आपने रियल टाइम में देखी। तो इसने क्या किया कि ये 3 आयोनिक की फाइल्स इसने ऐड कर दी, और इसके बाद इसने एक नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर @ionic ये डाला, उसके अंदर CLI ये डाला, और बाद में इसने सारा मसाला इसमें भर दिया जो कि आयोनिक CLI के काम करने के लिए काम में आता है। यानी अगर आयोनिक CLI की कोई भी अगर आप कमांड देते हो तो वो एग्जीक्यूट कैसे होती है, वो इन फाइल्स के थ्रू होती है। ये फाइल वो काम करके देते हैं आपको। ओके, तो दिस इज हाउ योर आयोनिक CLI वर्क्स। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि नोड मॉड्यूल्स जो ग्लोबली आप इंस्टॉल करते हो वो बेसिकली आपके ऐप डेटा, रोमिंग और npm में सेव हो जाते हैं। अभी यहीं पे अगर मैं कहूँ कि npm install @angular/CLI तो इसी के जैसे 3 फाइल्स यहाँ और बन जाएंगी ng नाम से, ng यानी एंगुलर, और नोड मॉड्यूल्स में जैसा ये @ionic है वैसे ही @angular बनेगा, और जैसे @ionic में CLI फोल्डर है वैसे ही @ionic में @angular में भी CLI फोल्डर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप npm के ग्लोबल मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि यहाँ पे मेरे यूज़र नेम के अंदर ऐप डेटा है ना। तो मेरा जो दूसरा सवाल था कि इज़ इट एक्सेसिबल टू ऑल द यूज़र्स ऑन योर मशीन, तो नो, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द यूज़र्स। वाई? बिकॉज ये जो ऐप डेटा है, फिर रोमिंग है, और उसके बाद में npm है, तो ये पूरी की पूरी हायरार्की ये बेसिकली मेरे यूज़र के अंदर है। ओके, सो लेट अस से कि मेरे मशीन के ऊपर अभी ये मेरा यूज़र है, लेट से कि यहाँ सुधीर श्रीवास्तव यानी मेरे डैड का यूज़र भी होता, तो क्या वे एक्सेस ये कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें मेरे npm मॉड्यूल्स का एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी मच यूज़र स्पेसिफिक। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है कि मैं अगर ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ तो फिर बाकी के यूज़र्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो ग्लोबल से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लोबल यानी अक्रॉस द सिस्टम है क्या? जी नहीं, ग्लोबल का मतलब है अक्रॉस योर यूज़र ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये है दोस्तों कि अभी देखिए इस फोल्डर में मैंने ये कमांड चलाई थी npm इंस्टॉल की, यहाँ पे अभी मैं आयोनिक कीवर्ड देखो, पहले मैंने दिया था तो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, अभी दूंगा तो ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन ये केवल इसी फोल्डर में रिकॉग्नाइज होगा ऐसा नहीं है। मैं अगर d: में भी चले जाता हूँ और यहाँ पे भी अगर मैं आयोनिक डालता हूँ तब भी वो रिकॉग्नाइज होगा। तो ग्लोबल का मतलब सिर्फ इतना है कि एनीवेयर विद इन योर यूज़र, यानी आपके यूज़र के लिए कोई भी कमांड लाइन के कोई भी फोल्डर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे यूज़र पे चले जाते हो और फिर इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज़ यूज़र स्पेसिफिक। ओके, अगला सवाल चलते हैं। यू शुड नॉट यूज़ टेम्पलेट्स। हाँ, तो ये मेन चीज़ अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि टेम्पलेट्स क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो टेम्पलेट काम कैसे करती है वो समझ लीजिए। जब भी आप टेम्पलेट से कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो वो बेसिकली एक गिट रिपोजिटरी में वैसा उस टेम्पलेट के अनुसार प्रोजेक्ट किसी ने बना के रखा होगा। लेट से 1 साल पहले, 9 महीने पहले ऐसा बना के रखा होगा। उसका केवल गिट क्लोन होता है आपके मशीन पे, ठीक है। जब भी आप टेम्पलेट को यूज़ करके नया प्रोजेक्ट बनाते हो तब सिर्फ उसका क्लोन बनता है। तो वो प्रोजेक्ट जो बना था वो तो 1 आध साल पहले का बना होगा, तो उस समय जो भी एंगुलर का वर्जन होगा वो एंगुलर के वर्जन के हिसाब से बनेगा। उसके बाकी भी जितने सारे पैकेजेस होंगे वो सारे 1 साल पुराने होंगे। ये मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टेम्पलेट से मत कीजिए, क्योंकि एक तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में अगर टेम्पलेट से बना भी लेते हो तब भी आपको फिर अपग्रेड खुद से करनी होगी मैन्युअली,
है ना। दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये है कि जैसे गिट क्लोन होता है तो गिट की रिपोजिटरी तो बन गई एंड नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट गिट रिपोजिटरी ऑन द क्लाउड जहाँ से ये क्लोन हुआ है, यानी जो कि आयोनिक टीम के जो टेम्पलेट थी जो उन्होंने वहाँ पे रखी होगी, यानी गिटहब का आयोनिक टीम का यूज़र नेम होगा, उसमें एक रिपोजिटरी होगी आपके इस टेम्पलेट के लिए, तो आपकी गिट उसको पॉइंट करेगी, है ना। तो आपको अपनी गिट रिपोजिटरी डिलीट करनी पड़ेगी एक बार, यानी गिट को री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जो गिट का डॉट गिट एक हिडन फोल्डर है वो निकालना पड़ेगा आपको और दोबारा एक बार गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये आपको याद से मैन्युअली करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि उसने एक आधा चीज़ डाली होगी, उसने लेटेस्ट से iOS का एक आधा फोल्डर बनाया होगा जिसका आपको उपयोग ही नहीं है। लेट्स से कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो सिर्फ इसके लिए कि मुझे वेबसाइट बनानी है और एंड्रॉयड का ऐप बनाना है, तो आपको iOS का क्या यूज़ है, कुछ भी नहीं। फिर भी वो iOS का फोल्डर जैसे कि वैसा उसने बनाया इसलिए आपके इसमें आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स उसके एक्सेस में होंगे, बिल्कुल आपके ज़रूरत के अनुसार कोई टेम्पलेट थोड़ी बनाने वाला है। टेम्पलेट तो ऐसे डेमो के लिए होता है, तो वो टेम्पलेट में हो सकता है कुछ एडिशनल चीज़ें हों, तो इससे आपका प्रोजेक्ट बड़ा बन सकता है। वैसे ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम, यानी टेम्पलेट बेसिकली बहुत ही बेयर बोन्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। अगर इंटरव्यू में पूछा गया है तो फिर तो आपको हर एक रीज़न देना है, तो ये भी एक छोटा सा रीज़न है। ठीक है, तो चलिए ये करके दिखाता हूँ मैं एक बार, ताकि आपको और भी क्लियर आइडिया आए। सबसे पहले हम डी कोलन के ऊपर ही लेटेस्ट से कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, आप आयोनिक स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट का मतलब है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम लेटेस्ट से कि ये मैं फ्रॉम टेम्पलेट, इसका नाम ही मैं फ्रॉम टेम्पलेट देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये प्रोजेक्ट हमने किसी टेम्पलेट से बनाया है। आप एंटर करोगे। जब भी आप आयोनिक की कोई भी कमांड चलाते हो ना, तो वो आपसे कुछ यूज़र इनपुट्स मांग सकता है। तो जब भी वो आपसे यूज़र इनपुट मांगेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा। ओके, तो दिस मीन्स इट इज़ आस्किंग यू फॉर सम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे यूज़र इनपुट मांगा गया है। क्या मांगा गया है कि आपको फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, और उसने एक हिंट दे दिया कि आप अपना फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग अप एंड डाउन एरो कीज़, और जो भी आपको फ्रेमवर्क ठीक लगे। जैसे अभी मैं एंगुलर सिलेक्टेड मोड में है, मैं अभी एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है वो उसने पूछा कि फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, आंसर जो भी मेरा होगा वो ब्लू में दिखा देगा। ओके, सो आई हैव सिलेक्टेड एंगुलर। फिर दूसरा इसने सवाल पूछा मुझसे कि कोई स्टार्टर टेम्पलेट चाहते हो, कोई टेम्पलेट से बनाना है आपको प्रोजेक्ट, तो मैं कहूँगा चलो भाई टेम्पलेट से बनाते हैं। तो मान लीजिए कि मैं ये माई फर्स्ट ऐप वाला टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। ओके, इसे मैंने सिलेक्ट किया, एंटर। अब देखिए ये क्या कर रहा है। जब भी आप ऐसा देखेंगे ना ग्रेटर दैन सिंबल, तो इसका मतलब है दोस्तों कि एक इसने अंदर ही अंदर एक और कमांड कॉल कर ली। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट के बाद में उसने खुद से कोई कमांड कॉल कर दी। वो कमांड्स भी वो ब्लू में दिखाता है क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्लू में दिखाता है। कौन सी कमांड कॉल की इसने, गिट exe क्लोन। तो एक्चुअली गिट exe यानी गिट क्लोन, आप जो लिखते हो ना गिट क्लोन, और बाद में आप URL देते हो जहाँ से आपको क्लोन करना है, और बाद में आप डेस्टिनेशन पाथ देते हो जहाँ पे आपके लोकल मशीन के ऊपर आपको कहाँ उसे क्लोन करना है, यानी कहाँ उसे डाउनलोड करके आपके मशीन पे कहाँ पे होना चाहिए वो। तो ऐसा ही यहाँ पे भी कमांड, वही कमांड है गेट क्लोन, ये वाली वो URL जहाँ से आपको क्लोन करना है ना, और ये आपके डेवलपमेंट मशीन के ऊपर कहाँ उसे वो सारे फाइल्स रखने हैं, वो आपकी लोकल पाथ है ना, डेस्टिनेशन पाथ। और बाद में ये एट्रीब्यूट में आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये क्रिया आपको किस तरीके से करनी है। ये एडवर्ब है, तो ये आपको क्लोन किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि आपको प्रोग्रेस बताते चलना है। यानी थोड़ा सा क्लोन हुआ, बताइए इतना क्लोन हो गया, फिर बताइए इतना % हो गया, फिर बताइए कि चलो पूरा हो गया, है ना। तो ये है। अब अगर ये URL आप केयरफुली देखेंगे दोस्तों, तो ये बेसिकली एक गिटहब की URL है। अब देखिए यहाँ पे आयोनिक टीम, ये उनका यूज़र नेम है, और ये फोटो गैलरी कैप्चर NG ये उनका टेम्पलेट है, यानी ये आपका एक्चुअली रेपोजिटरी है। ये रेपोजिटरी आप क्लोन कर रहे हो आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जब भी बनी होगी उसी समय का डेटा आपको मिलेगा, बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा इसमें। ओके, तो ये इसने कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया उसने, npm इंस्टॉल।
तो खैर अगर आपको npm इंस्टॉल के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो आप डिटेल में देखिए। इसमें मैंने आपको एंगुलर में npm इंस्टॉल का क्या मतलब होता है और पैकेज जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है, फिर वर्जन्स आप कैसे देते हो, मेजर वर्जन क्या होता है, माइनर वर्जन क्या होता है, पैच वर्जन क्या होता है, फिर कैरेट क्या होता है वर्जन देते हुए, टिल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाई है, तो वो डेफिनेटली आप देखिए। और इस वीडियो में मैंने आपको एक और बात बताई है कि एंगुलर का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर प्रोसीडिंग वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखिए। तो चलिए ये इंस्टॉल कर रहा है, लेट अस सी हाउ मच टाइम इट टेक्स नाउ। ओके, सो एज यू कैन सी ये डाउनलोड ये इंस्टॉल हो चुका है, npm इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इसने कोई नई कमांड नहीं कॉल की है और बाद में ये थोड़ा सा वो गाइड कर रहा है कि यू कैन फॉलो दी स्टेप्स, तो ये तो खैर मैं भी आपको बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर प्रोजेक्ट गेट्स क्रिएटेड। अब इस प्रोजेक्ट को ज़रा सा अपन ओपन करके देखते हैं। d:, मैंने आई थिंक फ्रॉम टेम्पलेट बनाया था, यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट। ये प्रोजेक्ट मैं एक बार यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन किया, बाद में कोड डॉट कर दिया तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ा बता सकता हूँ आपको कि ये कैसे बना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर और आपके एंगुलर के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसमें कुछ एडिशनल चीज़ है। जैसे ये कैपेसिटर कॉन्फिग जेसन, ये एक नई फाइल ऐड हुई है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ऐप आईडी जो आप देते हो ना दोस्तों, ये ऐप आईडी बेसिकली वही ऐप आईडी है जो आपके एंगुलर के प्रोजेक्ट में लगेगी, ठीक है। तो आप अगर प्ले स्टोर के ऊपर कभी भी आपने अपलोड किया होगा तो आपको याद होगा कि आपके ऐप की कोई एक आईडी होती है, तो ये आईडी आप यहाँ से दे सकते हो। फिर आपके ऐप का जो भी नाम है वो आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद में ये तो बाकी की चीज़ें आप छोड़ सकते हो, इसका कोई नहीं। लेकिन ये वेब डायरेक्टरी, यानी जब भी आप आयोनिक बिल्ड करोगे तब आपका जो भी वेबसाइट है वो सबसे पहले तो बिल्ड होगी और उसका जो आर्टिफैक्ट है, यानी उसका जो भी एंड रिजल्ट है उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। हर एक स्टेज का एक आर्टिफैक्ट ही कहते हैं। तो बिल्ड का जो आर्टिफैक्ट है, आपका जो बिल्ड आर्टिफैक्ट है, यानी आपका जो वेबसाइट का बाइनरी है वो आपको किस फोल्डर में रखना है, तो वो फोल्डर यहाँ पे बोला गया है www। कोई रिलेटिव पाथ नहीं दिया, इसका मतलब वो www सेम फोल्डर में बनेगा जिस फोल्डर में ये कैपेसिटर कॉन्फिग जेसन फाइल है, यानी आपके रूट फोल्डर में बन जाएगा वो, ठीक है। और कोर्डोबा तो हम यूज़ नहीं कर रहे, ये एक्चुअली आप निकाल भी सकते हो, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। दैट्स इट। बाद में जैसे जैसे आप कुछ मॉडिफिकेशंस करोगे, जैसे अगर आपने कहा कि ngserve एक्सटर्नल, तो ngserve एक्सटर्नल या फिर कोई भी दूसरी एक्सटर्नल वाली जो भी कमांड आप अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे फिर वो सर्वर वगैरह, सर्वर फिर उसका URL वगैरह वो सारा और भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएंगे। तो ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है, ये मॉडिफाई होता रहेगा जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते हो आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये हो गया। और क्या क्या डिफरेंसेस है, तो एंगुलर के प्रोजेक्ट से सिर्फ इतना डिफरेंस मुझे दिखा कि ये फाइल एक एडिशनल आ गई, ठीक है। बाद में दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रैडल और एंड्रॉयड ये दो फोल्डर्स आ गए, है ना। तो एंड्रॉयड का जो बिल्ड डीमन है उसका नाम होता है ग्रैडल, ठीक है। तो खैर ये दो आ गए। और उसके बाद में आप iOS देखोगे तो ये सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन है, मैं ज़रा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। इतना सिर्फ मॉडिफाइड है, बाकी सब कुछ आपके एंगुलर प्रोजेक्ट में जो कुछ भी था बिल्कुल वही चीज़ है। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, एंगुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जानना है तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि एंगुलर का प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, हर एक फाइल का क्या यूज़ है, ओके। अब देखते हैं कि क्या रीजंस है, मैंने क्यों ऐसा कहा था आपको कि आपको टेम्पलेट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले इट यूजेस ओल्डर वर्जन्स ऑफ नोड मॉड्यूल, सो लेट मी प्रूव इट टू यू। लेट अस गो टू package.json। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी पैकेजेस है ये बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये फाइल खुद ही बहुत पुरानी है। ये फाइल अगर आप देखेंगे तो मैट नेट नाउ ने बनाई थी 9 महीने पहले, ओके। इसके बारे में अगर डिटेल देखना है तो भैया ये है
मैटनेट नाउ। 9 मंथ्स पहले इस बंदे ने यानी अप्रैल 16 2020 को इसने ये फाइल बनाई थी। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ही शायद उसने उस समय बनाया था। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि अगर 9 महीने पहले कोई चीज़ की है तो अभी एंगुलर का क्या वर्जन चल रहा है, एंगुलर 11 चल रहा है, तो 9 महीने पहले हो सकता है एंगुलर 9 उस समय लेटेस्ट होगा, तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा पुराना है। देखिए लेटेस्ट वर्जन अभी ये बता रहा है कि इट इज़ 11.1.0 है ना, तो इसलिए ये एक तो आपके नोड पैकेज मॉड्यूल्स थोड़े से पुराने हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि इट बाय डिफॉल्ट सेट्स योर गिट रिपोजिटरी टू पॉइंट टू द गिट रेपो फ्रॉम विच द टेम्पलेट प्रोजेक्ट वॉज क्लोन्ड। यानी ये देखिए ये मेन आ गया और यहाँ पे आपको अपलोड का सिंबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंक का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, यानी इट इज़ ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गिट रेपो। अगर आपको ये गिट रेपो देखना है तो ऐसे ही कहीं पे भी मैंने गिट लिंक्स डाल के रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो लेटेस्ट से आप कोई भी एक कमिट देख लीजिए उसका और उस कमिट को कहिए कि ओपन इट इन गिटहब, तो आपको वो रेपो पता चल जाएगी कि ये कौन सी रेपो को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस रेपो विच इज़ बेसिकली फ्रॉम आयोनिक टीम, ये उनका यूज़र नेम है और ये है आपके रिपोजिटरी का नाम, तो ये वाली वो रेपो है। ठीक है, तो इसका कमिट देखिए आप 2019 में हुए हैं, है ना, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत पुराने होते हैं। ओके, तो इस रेपो को आप पॉइंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी आपके प्रोजेक्ट में, ये जो होता है दिस डिटरमाइंस कि आपका जितना भी गिट का नॉलेज है ना वो सारा इसमें होता है। तो आपका गिट इनिशियलाइज हुआ कि ये पहले आपको डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा इसमें और बाद में वो गिट रिपोजिटरी की तरह काम करने लगेगा, तो इसे आप डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट करोगे तो देखिए यहाँ से मास्टर चला गया, इसका अभी कोई बाइंडिंग नहीं रहा किसी के साथ। ठीक है, अभी ये मास्टर ब्रांच आएगी नहीं क्योंकि आपकी गिट रिपोजिटरी ही मैंने ख़त्म कर दी, तो नाउ इट इज़ अ सिंपल फोल्डर, इट इज़ नॉट अ गिट रेपो और इट इज़ नॉट अ गिट वर्क स्पेस। तो इसे गिट वर्क स्पेस यानी गिट रेपो अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट इनिशियलाइज। तो ये एक तो आप गिट इनिशियलाइज कमांड प्रॉम्प्ट में दीजिए या फिर यहाँ पे कमांड पैलेट Ctrl+Shift+P दबा दीजिए, कमांड पैलेट आ जाएगा और यहाँ पे आप दे सकते हो गिट इनिशियलाइज रिपोजिटरी। ओके, फिर ये पूछेगा कि कौन से फोल्डर में इनिशियलाइज करनी है, तो मुझे टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट नाम के फोल्डर में मेरा जो भी नाम है उस नाम पे देखिए अब मास्टर आ गया और यहाँ पे अपलोड वाला सिंबल आया। इसका मतलब ग्लोबली ये एग्जिस्ट नहीं करती है रेपो, ये रेपो सिर्फ लोकली एग्जिस्ट करती है, समझे आप। तो ये सब कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप दोबारा जाके देखेंगे तो आपको गिट वाला फोल्डर दोबारा बन गया दिखाएगा। तो दिस मीन्स कि ये फोल्डर अभी ये जो फ्रॉम टेम्पलेट है, नाउ दिस इज़ योर गिट वर्क स्पेस ऑल्सो कॉल्ड एज गिट लोकल रिपोजिटरी। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आप गिट का फोल्डर देख पाओगे। इसका मतलब क्या है कि नाउ दिस फोल्डर ऑफ फ्रॉम टेम्पलेट इज नाउ योर गिट रिपोजिटरी ऑल्सो कॉल्ड एज गिट वर्क स्पेस। ओके, यानी ये आपकी लोकल गिट रिपोजिटरी हो गई अभी। तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये था मेरा रीज़न नंबर 2। और रीज़न नंबर 3 देखिए, जैसे देर आर मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स विच यू माइट नॉट यूज़। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मुझे तो सिर्फ वेबसाइट बनानी है और उसे एंड्रॉयड ऐप बनाना है उससे, तो मुझे iOS पे कुछ काम करना ही नहीं है, तो ये iOS क्यों आ गया, है ना। तो ये तो एक एडिशनल चीज़ आ गई। एक्चुअली आपने आयोनिक कैपेसिटर ऐड iOS ये करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस बंदे ने किया इस टेम्पलेट के लिए, तो ये आपके लिए एडिशनल हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। तो ऐसा बहुत सारा एडिशनल काम हो सकता है जो कि आप रिमूव कर सकते हो। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 MB 5 MB इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी आपको एंड प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेटेस्ट से कि आप अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसी से आप APK वगैरह बनाओगे, है ना। तो इसमें वैसे भी iOS का कोड तो इंटरफियर कर ही नहीं रहा है। iOS का सिर्फ पड़ा रहेगा आपके, यानी आपके गिट में पड़ा रहेगा, लेकिन कोई यूज़ नहीं उसका वैसे भी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में क्वेश्चन दे रहे हो तो इंटरव्यू में तो आपको हर आंसर बताना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल्सो माइनर रीज़न फॉर विच यू शुड अवॉइड द टेम्पलेट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्विंग एंड बिल्डिंग। चलिए, तो मैं पहले आपको सर्विंग दिखा देता हूँ, बाद में हम बिल्डिंग के ऊपर आएंगे। सर्विंग हम कैसे करते हैं, हाउ डू यू सर्व एन एप्लीकेशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप उस फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे आपका एप्लीकेशन है। जैसे
बाय द वे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है। वैसे आप इस कमांड प्रॉम्प्ट में काम करने की जगह पे आप यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल कर सकते हो और इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल में भी आपके कमांड्स दे सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल विंडो ही बहुत सारा स्पेस ले रही है, फिर आप सोर्स नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं इसे सेपरेटली कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली लोग कमेंट तो करेंगे कि आप क्यों इंटीग्रेटेड टर्मिनल नहीं यूज़ कर रहे, तो बेसिकली रीज़न ये है। आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि इफ़ इट गोज़ ईजी फॉर यू देन यू यूज़ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट अस serve this project, build nahi serve. So what you will do is ionic serve. ionic serve ये कमांड सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू द प्रोजेक्ट फोल्डर विच इज फ्रॉम टेम्पलेट एंड हियर आई कैन गिव दैट कमांड ionic serve। तो ये इंटरनली क्या कॉल कर रहा है, ng run यानी ng serve, और बाद में इसने होस्ट दे दिया लोकल होस्ट और पोर्ट दे दिया 8100। तो ये क्या करता है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपकी डिपेंडेंसीज में से एक चीज़ होती है, सॉरी आपके डेव डिपेंडेंसीज में से एक चीज़ होती है एंगुलर डेव किट बिल्ड एंगुलर। ठीक है, तो इसको अगर आप सर्च करेंगे और आपके पैकेज लॉग के ऊपर जाएंगे, इसमें अगर आप सर्च करेंगे इसे तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिकली डिपेंडेंसी जो है ये रिक्वायर क्या करती है, ये रिक्वायर करती है बिल्ड वेब पैक, जो कि इंटरनली एक वेब पैक को यूज़ करती है। वेब पैक क्या होता है, आपके किसी भी फेवरेट ब्राउज़र में चले जाइए और यहाँ पे डालिए वेब पैक !W, इसका मतलब है विकीपीडिया में ओपन कीजिए। तो विकीपीडिया क्या बोलता है देखते हैं। Webpack is an open source JavaScript module builder, यानी ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स को बंडल करेगा, है ना। आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स के हर एक मॉड्यूल को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल पैकेज करेगा। ठीक है, अब इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, देखिए आपने ये सुना होगा कि हमें मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग आवर डेवलपमेंट। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि लेट अस से देयर आर 2 पेजेस ऑन द वेब एप्लीकेशन। तो जब तक आप सेकंड पेज के ऊपर नहीं जाते तब तक वो सेकंड पेज अपीयर भी नहीं होना चाहिए, मेमोरी में भी उसने स्पेस नहीं लेनी चाहिए, वो बेसिकली लोड नहीं होना चाहिए, रैम में लोड नहीं होना चाहिए, यानी ब्राउज़र की जो स्पेस है रैम में उसमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। ओके, सादे शब्दों में कहूँ तो वो लोड नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं लेज़ी लोडिंग। ये कब मुमकिन है, जब आप 2 अलग अलग पैकेजेस रखेंगे, है ना। आप मॉड्यूल 1 को अलग रखेंगे और मॉड्यूल 2 को अलग रखेंगे, तभी ये पॉसिबल है ना। इसका मतलब जब आपका ब्राउज़र आपका वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है तब जो मॉड्यूल्स का काम है वही उसे मिले, बाकी के मॉड्यूल सेंड नहीं करने हैं उसे। ठीक है, तो ये अप्रोच होता है। तो इसके लिए मॉड्यूल को बंडल करना पड़ता है अलग अलग बंडल्स में। ठीक है, आप अगर कभी भी देखेंगे, अब जैसे ये ng serve भी मैंने कमांड रन की है तो इसके भी प्रोडक्ट में आपको दिखेंगे। हाँ चलिए, ये एप्लीकेशन चालू हो गया। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो देखिए ये सारे क्या है, ये चंक्स है, चंक 1, चंक 2, चंक 3, ये सारे चंक्स। और ये फाइनली कहाँ पे आ गए, ये किसी वेंडर जेएस के मैप में आ गया, फिर ये टैब 2 मॉड्यूल्स में आ गया वगैरह ऐसा। तो ये सारे अलग अलग फाइल्स में बनते हैं, हर एक चीज़ आप देखेंगे ना ये अलग अलग फाइल में बनी है ना। तो आपका एंड रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ऐसा बहुत सारे फाइल्स होते हैं, उनमें से वही सिर्फ ब्राउज़र तक जाते हैं जिनका काम है। ओके, तो ये करने का काम जो है, ये जो बंडलिंग का काम है, ये काम करता है वेबपैक। और वेबपैक से काम लेने का काम कौन करता है, तो वो करता है डेवकिट बिल्ड वेबपैक, जो कि एंगुलर का है। ओके, और आप ऐसा सोचते हो कि एंगुलर सब कुछ करता है, जी एंगुलर कुछ नहीं करता है। एंगुलर क्या करता है मैं आपको बताऊं। एंगुलर बेसिकली सिर्फ मॉडल और व्यू को बाइंड करता है, ये उसने बहुत सॉलिड करता है, वो ज़बरदस्त करता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितना भी एंगुलर के थ्रू होता है ना, वो थर्ड पार्टी कोई चीज़ यूज़ करता है। जैसे इसने वेबपैक को यूज़ कर लिया बंडलिंग के लिए, है ना, तो ऐसा है। उसके बाद में ऐसे ही इस डेव किट में ही एक चीज़ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, हो सकता है वेबपैक का भी एक पार्ट हो, लेकिन इसी में एक आता है डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, और उस डेवलपमेंट सर्वर पे
ये एप्लीकेशन वो माउंट कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये जितने भी फाइल्स बने, ये एक्चुअली क्या है, आपके वेबसाइट के बिल्ड करने के बाद में आपकी जो वेबसाइट की बाइनरी बनी, यानी ही आपके वेबसाइट का जो पूरा डिप्लॉयमेंट फोल्डर है, या फिर अलग अलग में भाषाओं में वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। कुछ लोग इसे आर्टिफैक्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे डिप्लॉयमेंट फोल्डर कहते हैं, कुछ लोग इसे www फोल्डर कहते हैं। तो ये जो है, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के बाद जो बाइनरी आपके हाथ में बनी, यानी दिस सेट ऑफ फाइल्स, मैनी फाइल्स, 100 फाइल्स जो आपके पास मिली है, तो ये सारे फाइल्स को डिप्लॉय किया उसने डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर। ये डेवलपमेंट सर्वर एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो वेब किट से आता है या डेव किट से आता है या वेब पैक से आता है या कहाँ से आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्वर होता है जिसके ऊपर ये डिप्लॉय होता है सारा। ओके, ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं देता है आपको, ये एक तो एंगुलर देता होगा या फिर एंगुलर वेब पैक से लेता होगा, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। और उसका पाथ आप अब देखिए, ये डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, जैसे IIS के ऊपर आप क्या करते हो, एक वर्चुअल डायरेक्टरी बनाते हो, है ना। उस वर्चुअल डायरेक्टरी में ये सारे फाइल्स आप पेस्ट कर दोगे, और उसमें कम से कम एक index.html फाइल होनी चाहिए, बाकी की फाइल्स जैसे जैसे डिमांड बेसिस पे आप यूज़ करोगे। ये सेम लॉजिक यूज़ करता है, ठीक है। अब वो फाइल्स आप किसी वर्चुअल फोल्डर बनाओगे और उसमें फिर ये पेस्ट करोगे, और उसके बाद में आप क्या देते हो कि इसे एक्सेस करने का URL क्या होना चाहिए। तो आप देते हो कि डोमेन नेम आपको लोकल होस्ट यूज़ करना है और बाद में पोर्ट नंबर देते हो। बिल्कुल वैसे ही इसने ये जो डिप्लॉयमेंट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेगा, तब भी इसने ये फोल्डर, तो उसे पता ही है कि इन मेमोरी कोई तो फोल्डर बनाया रहेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद में ये यानी इन मेमोरी का मतलब है विद इन रैम, ये उसने हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं सेव किया, ये विद इन रैम है। तो ये वाले चीज़ को वो डिप्लॉय करता है विद इन ऑन दैट डेवलपमेंट सर्वर ऑन लोकल होस्ट डोमेन एंड गिविंग दिस पोर्ट नंबर, ऐसा उसने दे दिया और उसने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल IIS के ऊपर जैसे आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, लोकल होस्ट ये वाला अगर आपने पेस्ट कर दिया आपके ब्राउज़र में, तो आप जैसे एक्सेस कर सकते हो IIS में डिप्लॉयमेंट करने के बाद, वैसे ही डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर भी डिप्लॉय करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसीलिए इसने यहाँ पे वो एक्सेस करा के दिखा दिया आपको कि योर एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। तो दिस इज़ द होल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। तो इसमें आप क्या समझे कि ये जो बिल्ड किया उसने सबसे पहले, तो ये सब कुछ उसने इन मेमोरी रखा, इसने कहीं हार्ड डिस्क पे रखा क्या, नहीं रखा। इन मेमोरी का मतलब क्या है, रैम के ऊपर रखा हुआ है। हार्ड डिस्क पे रखने का मतलब क्या है, रोम के ऊपर रखना, हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इसके ऊपर रखना है, यानी रीड ओनली मेमोरी के ऊपर रख देना है, यानी ये परमानेंट मेमोरी के ऊपर रखना है। तो ये तो उसने किया नहीं, उसने सिर्फ रैम में रखा है। तो यही है अपना डिफरेंस कि सर्विंग इज़ इन मेमोरी, वेर एज बिल्ड जो होता है वो जनरेट करता है आर्टिफैक्ट एंड देन राइट्स इट ऑन टू हार्ड डिस्क और SSD, है ना। तो वो www नाम का एक फोल्डर बनाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर और उसमें ये सारी फाइल्स पेस्ट करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है। ये तो आप समझ गए बात, ये सारे फाइल्स बने हैं। इसमें देखते हैं कि कोई फोल्डर बना है क्या भाई। तो आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में कोई www नाम का फोल्डर नहीं बना, है ना। अब मैं ज़रा बिल्ड करके दिखाता हूँ आपको। तो बिल्ड को मैं किसी और विंडो में चलाता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ आयोनिक बिल्ड, ओके। तो ये इसने क्या कॉल किया, ng बिल्ड। आयोनिक सर्व ने क्या कॉल किया था, आयोनिक एंगुलर सर्व, ng सर्व, है ना। ng सर्व इसने कॉल किया, सर्व वाले ने सर्व को कॉल किया, बिल्ड वाले ने बिल्ड को कॉल किया, ओके। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं अभी। तो देखिए ये भी ES5 यानी ECMAScript 5 के बंडल्स बना रहा है, ओके, फॉर डिफरेंशियल लोडिंग। ओके, नाउ जनरेशन इज कंप्लीट। वही सारे फाइल्स इसने भी दिखाया कि मैंने इतने सारे फाइल क्रिएट किए, वही सब बता रहा है कि चंक ये वाला इसको इस फाइल में डाला, इस चंक को उस फाइल में डाला, ऐसा ये बता रहा है ना। बिल्कुल जैसे ng सर्व ने किया था वैसे ही ng बिल्ड ने भी किया, ठीक है।
और बाद में इसने ये नहीं बोला कि भैया मैंने डिप्लॉय किया है, ये डिप्लॉय नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे एनजी सर्व ने क्या बोला था कि मैं डिप्लॉय कर दिया हूँ और आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एनजी बिल्ड ने वो नहीं किया। एनजी बिल्ड ने क्या बोला कि भैया ये क्रिएट हो गए, बस बात खत्म, इतना बोला था इतना हो गया, डिप्लॉय नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप अगर, तो बिल्ड वाले ने www फोल्डर बनाया और इसमें ये सारे फाइल्स है जो अभी अभी वो बता रहा था कि इतने फाइल मैंने बनाए, तो ये देखिए इतने सारे फाइल इसने बना दिए। ओके, तो इससे कहते हैं ये जो पूरा www वाला फोल्डर है ना, इसी को लोग कहते हैं योर आर्टिफैक्ट, यानी आपके बिल्ड के बाद जो फाइनल एंड आउटपुट मिला आपको, जो भी टेंजिबल आउटपुट मिलता है आफ्टर एनी स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज योर आर्टिफैक्ट। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि इसे कॉपी करो और वर्चुअल फोल्डर में डाल दो IIS के और बाद में वो डिप्लॉय हो जाएगा। ये वही फोल्डर है। ओके, तो इसे आर्टिफैक्ट कहते हैं, लीगल भाषा में, करेक्ट भाषा में अगर बात करेंगे तो इसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अनलाइक बाइंडिंग, सर्व इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट ऑन द डिप्लॉयमेंट सर्व। वही मैंने बोला कि सर्व करता है, सर्व यानी डिप्लॉय करता है, और बिल्ड सिर्फ www फोल्डर बनाकर छोड़ देता है। ओके, सो दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। हाउ कैन यू डीबग एन एप्लीकेशन ऑन योर लोकल डेवलपमेंट मशीन। तो देखिए ये वाला जो बिल्ड वाला ये है ना, ये मैं बंद कर देता हूँ जस्ट सो दैट कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब ये सर्व वाला अभी भी चल रहा है। ओके, तो ये सर्व वाले ने क्या किया था कि डिप्लॉय करके मुझे यहाँ पे दे दिया था, है ना। अब मैं इसे ज़रा सा F12 दबा देता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो गया। इसमें आप देखेंगे तो इसे डेवलपर टूल कहते हैं बाय द वे। हर एक ब्राउज़र में होता है। मेरा ब्रेव ब्राउज़र है, आपका क्रोम होगा या फिर आई होगा, एज होगा, जो भी, हर एक ब्राउज़र का अलग अलग डेवलपर टूल होता है और टिपिकली वो F12 करने से खुल जाता है। अगर उससे नहीं खुला तो यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइए, मोर टूल्स में चले जाइए और यहाँ पे देख लीजिए कि डेवलपर टूल्स, कंट्रोल शिफ्ट आई भी एक शॉर्टकट है। जितने भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स है वो कंट्रोल शिफ्ट आई से खुल जाता है। इसमें अब है क्या, तो एलिमेंट यानी आपका पूरा डॉम जो बना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पूरा आप देख पाओगे यहाँ पे। उसके बाद ये किस काम में आता है, जैसे लेटेस्ट से आपने एनजी टेम्पलेट यूज़ किया है, तो एनजी टेम्पलेट तो कभी डॉम में नहीं आता, उसके अंदर का मटेरियल आता है। अगर कोई आपने कंडीशनली देना है तो आप उसके अंदर की फिर जो भी आपने एनजी टेम्पलेट के अंदर दिया है वो डॉम का पार्ट बनेगा, और वो भी कंडीशनली, ठीक है, एज़ पर योर कोडिंग। तो ये अगर आपको देखना है कि वो पार्ट बना है या नहीं, तो ये आप यहाँ पे देख पाओगे। वैसे ही अगर इसमें से किसी भी चीज़ को अगर हाईलाइट करोगे आप, यानी इसे फॉर एग्जांपल इसे मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो पहले विड्थ है, बाद में हाइट है। ओके, और इसी के अभी स्टाइलिंग अगर देखना है तो आप स्टाइल्स टैग में देख सकते हो कि इसे कौन कौन से क्लासेस लगे हुए हैं। फिर आप इसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी फॉन्ट कम हो गई, चलो ज़्यादा हो गई। फिर आप अच्छा ये ठीक लग रहा है क्या, अच्छा ये ठीक लग रहा है, फिर इसे आप कॉपी कर दीजिए और आपके स्टाइल शीट में, आपके प्रोग्राम में, यहाँ पे स्टाइल शीट में आप उसे मॉडिफाई कर दीजिए। तो ये छोटा बहुत जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं देखना है और आपको बिल्कुल अक्यूमुलेटेड लिस्ट ऑफ स्टाइल्स देखने हैं तो आप कंप्यूटेड में जाइए। यहाँ पे आपको एक तो बॉक्स डायग्राम भी मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल कंसाइजली वो बोलेगा सिर्फ इतनी स्टाइल लगी है इसके ऊपर। और इसमें आप फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे अगर मुझे सिर्फ कलर देखना है तो मैं कलर के कौन कौन से स्टाइल्स लगे हैं वो देख सकता हूँ। तो ये मैं जानबूझ के आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डे इन एंड डे आउट आपको इसी का काम पड़ना है। ये है डेवलपर टूल। तो ये हो गया आपका एलिमेंट टैब। फिर आ गया कंसोल टैब। तो यहाँ पे आप अगर कोई डिबग पॉइंट लगाते हो और यहाँ से आप कोई एक आधी वैल्यू चेंज करनी है तो दिस इज़ लाइक योर इंटरमीडिएट विंडो। ओके, उसके बाद ये है यहाँ पे आप जो भी फाइल्स आप बोलोगे वो आप ओपन कर सकते हो आपके सोल्यूशन से, और यहाँ से आप डिबगिंग करोगे। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन में डिबग करने लायक कुछ बनाते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा ये जो है ना टैब 1 पेज, इस टैब 1 पेज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टैब 1 पेज कहाँ पे, अगर आपको भी ढूंढना मुश्किल पड़ता है तो आप कंट्रोल शिफ्ट F दबा दीजिए, यहाँ पे टैब 1 पेज लिख दीजिए, टैब 1
पेज का भी छोटा है। ओके ठीक है, ये आ गया था वैसे, यहाँ पे है। ओके तो ये एक्सप्लोरर कंटेनर कुछ है इसके अंदर, वो दिख रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरर कंटेनर कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसका ये HTML है, चलो यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो ये जो नाम वगैरह है ना, ये सब कुछ मैं बदल देता हूँ और इसके जगह पे मैं सिर्फ मेरा नाम देता हूँ, अमित श्रीवास्तव। तो यहाँ इस पेज के ऊपर मेरा नाम आ गया। ओके अभी लेटेस्ट से कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाने वाला हूँ और उस बटन को क्लिक करने के बाद में यहाँ मैसेज बदल जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी दूसरा मैसेज आना चाहिए, लेटेस्ट से हाय अमित श्रीवास्तव ऐसा। ओके सो व्हाट आई डू इज़, ये अमित श्रीवास्तव मैं ऐसे तो नहीं दे सकता अभी, तो इसे मुझे प्रोग्रामेटिकली देना होगा। तो इसे मैं दे देता हूँ मैसेज। ओके और इसके क्लास फाइल में यहाँ लिख देता हूँ मैं मैसेज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, तो ये चलना चाहिए, ये चल गया। अभी आप क्या करोगे कि इस मैसेज को पहले तो मैं ब्लैंक रख देता हूँ और उसके बाद में कोई एक इवेंट के ऊपर मैं बोलूँगा कि ग्रीट मी, और इस फोल्डर में इस फंक्शन में मैं लिखूँगा कि दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू हाय अमित श्रीवास्तव। ओके तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, कैसे कॉल होगा? एक तो मैं इनिशियलाइज के ऊपर इसे कॉल कर दूँ तब भी चलेगा इस तरीके से। तो ये जब इनिशियलाइज होगा तब देखिए ग्रीट मी कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अमित श्रीवास्तव हो गया। अब मुझे अगर देखना है कि वाकई में ये किस सीक्वेंस में कॉल हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इनिशियलाइज है, इनिशियलाइज के ऊपर मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और फिर इस पेज को मैं रीलोड करूँगा। तो आपको सबसे पहले तो ब्रेक पॉइंट यहाँ लग गया, इसका मतलब पहले ये कॉल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ कॉल हुआ। तो आप ये स्टेप ओवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता ही है। यानी एक स्टेप अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे, अगर स्टेप इनटू यानी इस फंक्शन के अंदर जाना है, इधर यहाँ डिबग पॉइंट नहीं लगाया तब भी मैं इसके अंदर ऐसे जा सकता हूँ। फिर ये यानी बस इस फंक्शन के बाहर निकल जाओ, बाकी तुम यानी यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे आ गया वो। और ये यानी क्या है, ये है स्टेप, तो ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली ये 3 ही यूज़ करता हूँ। और सभी ब्रेक पॉइंट्स को अगर आपको निकाल देना है तो ये आप कर सकते हो। तो ये सारे डिसेबल हो गए, तो आप F8 कर लोगे या ये बटन दबा दोगे या ये बटन दबा दोगे, तो ये सब कुछ यानी चलने लग जाएगा कंट्रोल। और आपने वैसे भी सारे डिबग पॉइंट्स को निकाल दिया है तो कहीं अटकेगा भी नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक वे इन विच यू डिबग। मैंने जानबूझ के ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए इफ़ यू आर बीइंग अ UI डेवलपर। ठीक है, तो ये कैसे आपको डिबग करना है इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है ना, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू डिबग एन ऐप ऑन योर मशीन। सबसे पहले ng सर्व कीजिए, बाद में ओपन डेवलपर टूल एंड प्लेस अ डिबग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। हाउ कैन यू डिबग एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी अदर मशीन विच यू कैन पिंग, फ्रॉम विच होना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम एनी, ओके, यूजिंग विच यू कैन पिंग योर लोकल डेवलपमेंट मशीन। ओके, तो ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। लेट अस से कि मैं यही चीज़ अभी देखिए, ये जो चीज़ हो रही है ना, ये मैं अपने मोबाइल में कैसे दिखेगा ये मैं देखना चाहता हूँ, लेट अस से। ठीक है, तो ये मैं चला देता हूँ। मोबाइल में कैसे दिखेगा, मुझे कैसे समझेगा, देखिए इसे मैं फिट टू विंडो कर देता हूँ। ये मोटो जी में ऐसा दिखेगा, या डेस्कटॉप व्यू में कैसा दिखेगा, तो ये आप टॉगल कर दीजिए, तो ये आपका डेस्कटॉप व्यू हो गया। मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो ऐसे। इसमें मोबाइल आपको कौन सा चाहिए, लेटेस्ट से iPhone 5 के ऊपर कैसे दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। iPhone 5 के क्या डायमेंशन है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है ना। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा अंदाज़ तो ज़रूर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी यार रियल लुक एंड फील नहीं आता है जब तक आप मोबाइल के ऊपर ही ना देख लो। ठीक है, तो कुछ लोगों को वो होता है कि भैया मोबाइल पे देखना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका मोबाइल में यहाँ पे इसके अंदर भी मैं ज़रा रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ ताकि आपको ये मोबाइल दिखने लगे। ओके, ये रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया। अभी इस मोबाइल को पहले तो कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप इसे 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है कि आप IP एड्रेस से कनेक्ट कर दो, क्योंकि आप सेम वाईफाई कनेक्शन में हो, तो आप
मेरा IP पिंग कर सकते हो फ्रॉम दिस मोबाइल ऑल्सो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ng सर्व बोला ना आपने, ng सर्व के जगह पे बोलिए ng सर्व एक्सटर्नल, अरे हाँ सॉरी ng नहीं, आयोनिक। ng रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ग्लोबली आयोनिक CLI इंस्टॉल किया है, आपने ग्लोबली एंगुलर CLI अब तक इंस्टॉल ही नहीं किया, तो उसे ng कमांड रिकॉग्नाइज नहीं होगी, है ना। तो कोई बात नहीं, आप आयोनिक सर्व कर दीजिए, वो इंटरनली ng सर्व को ही कॉल करने वाले हैं, हमें तो पता है। अब देखिए इसने क्या किया कि होस्ट में लोकल होस्ट नहीं बोला, इसने बोला 0000, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक कोड वर्ड आप मान सकते हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप डिप्लॉय करते समय जो डोमेन आप दोगे, तो डोमेन लोकल होस्ट मत दो, आपका IP एड्रेस दो, जो भी होगा इस मशीन का IP एड्रेस वो दो, ओके। और उसके बाद में पोर्ट तो सेम रखा हुआ है इसने। तो अब देखते हैं कि ये कैसे डिप्लॉय होता है। देखिएगा इसने क्या बोला कि लोकल, तो यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप लोकली अगर सर्व करना चाहते हो तो ये URL यूज़ कीजिए। एक्सटर्नली भी अगर आप सर्व करना चाहते हो, यानी इस PC के बाहर से भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर आप ये वाला लोकेशन ले सकते हो। तो अब ये क्या है, ये मेरा IP एड्रेस है, मैं आपको दिखा दूँ, cmd IP config, तो ये मेरा दोस्तों IP एड्रेस है। ठीक है, तो यही IP एड्रेस इसने यहाँ पे दिया है, और 8100 इसने तो पहले ही बोला था कि डिप्लॉय कीजिए आप पोर्ट नंबर 8100 के ऊपर, तो इस हिसाब से इसने 8100 के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। ओके, अब देखते हैं कि इसे आप फ़ोन के ऊपर कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपका फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क में है, इसलिए मैं इस PC का IP एड्रेस एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। सो आई विल गो टू माई फेवरेट ब्राउज़र, और यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा मेरा IP एड्रेस क्या है, 192.168, ये आपका डालिएगा, मेरा IP एड्रेस मत डालिएगा, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। 192, ओके, और पोर्ट नंबर क्या डालना है, 1100, ओके। तो यहाँ जहाँ तक आप देख पा रहे हो, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे भी लोड हो जाएगा। क्या हो गया, इट इज़ नॉट रीचेबल, वाई, बिकॉज एम आई इन द सेम वाईफाई नेटवर्क, यस आई एम। मैं ज़रा 5 GHz के ऊपर आ जाता हूँ यार। Okay, I'm on 5 GHz now, and let me see whether it gets accessed. Okay, so as you can see, it is getting accessed. अभी इस सेम चीज़ में मैं अभी इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैसेज जो है, ये मैसेज हमने डायरेक्टली ही ऐसा ही दिखा दिया, तो इसके बाद में लेटेस्ट से मैं 3 डॉट्स दे देता हूँ, तो देखते हैं कितने जल्दी ये रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और कितने जल्दी देखिए यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं वो 3 डॉट्स निकालता हूँ, और आप साइमल्टेनियसली देखिए कि कहाँ जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। मेरे ये वाले ब्राउज़र में जल्दी रिफ्लेक्ट होगा, या फिर मेरे ये वाले ब्राउज़र में, ठीक है, क्योंकि इसेंशियली ये रिफ्लेक्ट होगा उस डेवलपर सर्वर के ऊपर, और इस डेवलपर सर्वर को ये भी एक्सेस कर रहा है, ये भी एक्सेस कर रहा है, ये बाहर के मशीन से एक्सेस कर रहा है, ये अंदर वाली मशीन में एक्सेस कर रहा है, तो शायद ये जल्दी रिफ्लेक्ट होगा, बट लेट अस सी। ओके, आई एम कीपिंग देम साइड बाय साइड, एंड लेट मी जस्ट मॉडिफाई द कोड। ये डॉट निकाल दिया मैंने, देखते हैं कौन सा जल्दी करता है। ठीक है, ये पहले ये हुआ और बाद में, तो ये वाला पहले हुआ लोकल मशीन वाला, और बाद में ये वाला, ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक्सटर्नल मशीन को एक्सेस कर रहा था यूजिंग द IP एड्रेस। तो ठीक है, यानी दैट वाज जस्ट अ फन कंपाइलेशन, मैं सिर्फ देखना चाहते थे कौन सा जल्दी लोड होता है। तो बेसिकली चेंजेस आपके होंगे डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर, ठीक है, और उसे जो भी एक्सेस करेगा उसे वो फीडबैक मिल जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। तो दोस्तों अब तक हमने देखा टेम्पलेट वाला प्रोजेक्ट आप कैसे चलाओगे, है ना। अभी मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट आपको बिना किसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए बनाकर दिखाता हूँ। तो लेट मी गो टू अ कमांड प्रॉम्प्ट, एंड लेट मी जस्ट पुट हियर, लेट मी क्लोज ऑल द कमांड प्रॉम्प्ट्स फर्स्ट। ओके, नाउ लेट मी पुट हियर आयोनिक, पहले तो cd डॉट डॉट मैं d : के ऊपर आता हूँ, और यहाँ करूँगा मैं आयोनिक स्टार्ट लेट्स से अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। ओके, फ्रेमवर्क एंगुलर ही रखना है मुझे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ब्लैंक।
ओके, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वो मुझे बाकी की सारी चीज़ें पूछ रहा है कि आपको कैपेसिटर चाहिए या नहीं, लेकिन वो ये नहीं कर रहा है, गेट क्लोन नहीं किया इसने। ओके, इसने क्या किया एग्जैक्टली, इसने सिर्फ मुझे बोला कि कैपेसिटर यूज़ करना है या नहीं, और उसके बाद में सीधे सीधे इसने npm इंस्टॉल चालू कर दिया। ओके, तो ये फ़र्क होता है। देखिए ये जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या क्या किया है अभी, npm इंस्टॉल कैपेसिटर कोर। तो मैंने कैपेसिटर येस बोला था, तो इसलिए कैपेसिटर का कोर इसने पहले इंस्टॉल किया, फिर कैपेसिटर का CLI इंस्टॉल किया। ओके, और बाद में सीधे सीधे वो npm इंस्टॉल के ऊपर आ जाएगा। तो गिट को क्लोन करने की जो प्रोसेस है वो नहीं करेगा, तो वो जो डाउनलोड का टाइम जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद में देखिए ये npm इंस्टॉल इसने चालू कर दिया। वहाँ पे वो क्या करता था, पहले गिट को क्लोन करता था, उसमें काफ़ी टाइम जाता था, और उसके बाद में फिर वो npm इंस्टॉल चलाता था। अभी उसने कुछ भी नहीं किया, अभी उसने सिर्फ कैपेसिटर कोर इंस्टॉल किया, कैपेसिटर CLI इंस्टॉल किया, और सीधे सीधे उसने npm इंस्टॉल चालू कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो फाइनली इट इज़ डन, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिएट फ्री अकाउंट वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं। ओके, अब देखते हैं नो बोलने के बाद इसने क्या किया था। इसने बाद में किया था गेट ऐड। गेट ऐड का मतलब होता है कि जितने भी आपके चेंजेस है उन्हें स्टेज कर दीजिए, तो दैट इज़ गेट ऐड। और उसके बाद में इसने किया गेट कमिट, इनिशियल कमिट नाम से वो कमिट हो गया। ओके, ठीक है। और बाद में ये सारे वही स्टेप्स जो उसने पहले भी मुझे सजेस्ट किए थे कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, तो यही इसमें भी इसने बोला है कि आप आयनिक सर्व कर सकते हो, आयनिक कैपेसिटर ऐड कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ओके, तो बाकी सारी प्रोसेस सेम है, सिर्फ इसमें गिट क्लोन में जितना समय लगा वो नहीं होता है। और इसके वजह से अगर आप देखेंगे तो लेट मी गो टू दैट फोल्डर एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस विजुअल स्टूडियो एंड विजुअल स्टूडियो कोड बाय द वे, एंड हियर ब्लैंक प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके package.json में, तो इसने थोड़ा सा रिलेटिवली नया वाला एंगुलर दिया है। अभी भी इसने पुराना वाला ही वर्जन क्यों लिया है, अभी तो फिलहाल करंट वर्जन इज़ 11.1, राइट। तो पुराना इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि आयोनिक का CLI जो होता है इसे भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा एज पर द एंगुलर्स न्यूअर वर्जन्स। तो ये इतने जल्दी इट इज़ नॉट एबल टू कीप अप विद द पेस ऑफ एंगुलर, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ फॉलन बिहाइंड। लेकिन फिर भी इट इज़ बेटर दैन द टेम्पलेट में तो 9 दे रहा था मुझे, अभी कम से कम 10 तो भी दे रहा है। ओके, सो दैट्स वाई आई वुड रेकमेंड कि आप हमेशा ये यूज़ कीजिए। ऊपर से आपने अगर रियलाइज़ किया होगा तो ये पहले उसमें जो बना था टेम्पलेट वाले में वो ऐसा बना था, तो इसमें सिर्फ 9 कांस्टेंट था, बाकी ये दोनों लेटेस्ट आप ले सकते थे। इसमें क्या है, इसमें ऐसा बना है, यानी 10.0 ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ पैच नंबर आप बदल सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा मुझे चेंज इसमें दिखा। पता नहीं उसने जब टेम्पलेट बनाई थी उस समय शायद एक्चुअली NG का जो CLI है, एंगुलर का जो CLI है, वो शायद उस ज़माने में वैसा कैरेट देता होगा, और अभी जो नया वाला एंगुलर का CLI है वो शायद टिल्ड देता होगा। तो ये भी एक मुझे चेंज दिखा। तो जो भी लेटेस्ट है वो हमेशा आपने यूज़ करना चाहिए, दैट विल ऑलवेज बी बेटर फॉर यू, इसलिए आप टेम्पलेट मत यूज़ कीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको और भी इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसने मॉडिफाई किए। देखिए जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर नहीं है, ग्रैडल का फोल्डर नहीं है, iOS का फोल्डर नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। ऑफकोर्स www तो उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। ओके, नाउ लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। मुझे ये करना है सपोज, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम टेलिंग आयोनिक टू टेल कैपेसिटर टू ऐड ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड एंड्रॉयड। Okay, so let me just copy this, go to the command prompt, go to my project, blank, okay, and just paste it. हाँ, तो वो कह रहा है कि कैपेसिटर could not find the website www अब तक तुमने बनाया नहीं तो कैसे ये ऐड करूँगा मैं, ऐसा कह रहा है। तो आपको क्या करना है, आयोनिक बिल्ड कर दीजिए तो www तैयार हो जाएगा। एक्चुअली आई शुड अपडेट दिस ऑल्सो। ओके,
So now it is compiling, it will take a while. Okay, it got completed. तो इसने सिर्फ वो फाइल्स बना दी www फोल्डर वाली, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये www आ गया। इसके बाद में ये कमांड चल जानी चाहिए। Okay, I am giving this command. Now see, it is installing Android dependencies. यानी बेसिकली ये क्या कर रहा है, तो ये Android नाम का एक यहाँ पे फोल्डर बनाएगा। एंड दैट Android का फोल्डर इज एक्चुअली द Android का प्रोजेक्ट, यानी यू कैन ओपन इट डायरेक्टली इन Android Studio, है ना। ये एक्चुअली पूरी तरीके से एक Android का प्रोजेक्ट रहेगा। और बाद में उसे बिल्ड भी अगर करेंगे तो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बिल्ड होकर जैसे APK बनता है, बिल्कुल वैसे ही APK आपको मिल जाएगी। तो ये एक्चुअली एंड्रॉयड का ही प्रोजेक्ट बनाता है फ्रॉम योर वेबसाइट, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग। देखिए ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। इसमें अगर आप ऐप में जाके, सोर्स में जाके, मेन में जाके, पब्लिक में जाके, ओके, एसेट्स में जाके पब्लिक में जाएंगे ना, तो यहाँ पे उसने www का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया। अब मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता क्योंकि वो खुद ही बोलता है। देखिए ये खुद बोलता है ये कि आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स, देन इट इज़ सेइंग कि कॉपी उसने चालू किया। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है कि www का जो भी कंटेंट है वो मैंने इस फोल्डर में पेस्ट कर दिया। उसके अलावा उसने नेटिव ब्रिज को कॉपी किया। फिर ये जो कॉन्फ़िग है आपकी, जो आपकी कॉन्फ़िग मैंने आपको बताई थी ना एक बार, ये देखिए कैपेसिटर कॉन्फ़िग जेसन, तो ये कैपेसिटर कॉन्फ़िग जेसन इसने कॉपी कर लिया और ये दोबारा उसी फोल्डर में डाला उसने, एंड्रॉयड ऐप, सोर्स, मेन, एसेट्स, पब्लिक, सॉरी पब्लिक में नहीं, ये एसेट्स में डाल दिया इसने। ओके, सो दिस इज़ द सेम फाइल, अभी अभी कॉपी पेस्ट किया है इसने, ठीक है। और इसके बाद में उसने अपडेट एंड्रॉयड वगैरह, ये तो ऐसा ही है, दैट्स इट। तो आयनिक कैपेसिटर ऐड एंड्रॉयड करते हैं पहले। ओके, तो ये वो सारी चीज़ें कर देगा, ये कॉपीइंग वगैरह, www को भी इसने कॉपी कर लिया। और अब ये ओपन करने से पहले मैं ये वाली फाइल में वो मॉडिफाई कर देता हूँ। तो आई जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर फाइल, आई विल जस्ट ओपन दैट फाइल, कंट्रोल P, पुट दैट फाइल, हियर इट इज़ ओपन। और यहाँ पे मुझे डालना है वर्जन नंबर, क्या है मेरा 681। सो लेट मी पुट हियर 6, 8 and 1। सेव कर दिया। अब मैं कहूँगा इसे कि भैया अब ओपन करो, यानी NPX कैपेसिटर ओपन एंड्रॉयड या फिर आयनिक कैपेसिटर ओपन एंड्रॉयड, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो अब जब होगा ना ये लोड, तब देखिए सबसे पहले इंडेक्सिंग करेगा, बाद में ग्रैडल चालू किया इसने, इंडेक्सिंग ख़त्म करने दो। यार ये बहुत तकलीफ देता है, जनरेट टाइम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सही है, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और यूज़ द JDK प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये वाला मैंने जस्ट दबा दिया। Okay, now see, Gradle is building and it has passed, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, ये आपको याद रखना है केवल। ओके, नाउ इट हैज पास्ड। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको डिवाइसेस दिखेंगे। तो प्रेजेंटली आपके पास कोई डिवाइस नहीं, तो आपको अगर रन करना है या फिर एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट रन करना है या डीबग करना है, तो आपको एक डिवाइस तो लगेगा। एक तो आपका खुद का मोबाइल आप कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इसमें डालिए। तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या होता है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आप कोई भी एक वर्चुअल डिवाइस आपके चॉइस का इसमें बना सकते हो। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस। यहाँ मैं फ़ोन्स में से देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। लेट अस से फ़ोन में से मुझे चाहिए पिक्सेल XL, तो मैं ये लेता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो पिक्सेल XL यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे अगर मैं एक्शंस में ये करता हूँ तो ये लॉन्च भी हो जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर लॉन्च नहीं करना है तो भी आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो, रन एप्लीकेशन। तो ये लॉन्च हो गया। आपको अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर इसके अंदर लॉन्च करना है, सो यू शुड बी क्लिकिंग दिस रन ऐप बटन।
ओके तो इसमें एक्चुअली दिस इज़ अ वर्चुअल डिवाइस का क्या मतलब है कि एंड्रॉयड एक्चुअली इसके ऊपर एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होगा, बाद में इसे स्टार्ट करेगा वो, बाद में इसका जो APK बनेगा वो उसके ऊपर डिप्लॉय करेगा यानी इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद में उस एप्लीकेशन को लॉन्च भी करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक योर लाइव एंड्रॉयड सिस्टम। तो इसके ऊपर अगर आप डिबग करोगे तो 100% आपको इशू मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर आप डिप्लॉय करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो देखते हैं, लेट इट गेट लॉन्च्ड। आप अगर ब्राउज़र में ही डिबग करते रहोगे ना तो मोबाइल के इश्यूज़ आप कभी नहीं कैच कर पाओगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से एक बार सीख लो, इस तरीके से आपको डिबग करना है। ओके, नाउ दैट मोबाइल इज स्टार्टिंग, या इट टेक्स अ वाइल। और वैसे मेरी सिस्टम इतनी भी लो कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है, काफ़ी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन की है, फिर भी इट डज टेक टाइम। अभी तो ये लॉन्च हुआ है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी चल रही है अभी फ़िलहाल। फ़ोन चालू हुआ, फ़ोन चालू होने के बाद में अभी वो देखिए एक इवेंट लॉगर में आप देख सकते हो कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड इज़ फिनिश। ठीक है, यहीं तक दिखा रहा है उसको। ये सारे बिल्ड इवेंट्स ही है। एक मिनट यार, मुझे कहाँ दिखेगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली मैं कहाँ पे देख सकता हूँ कि इसकी क्या प्रोसेस चल रही है, बट वाइज माई एप्लीकेशन नॉट गेटिंग लॉन्च, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। नो, देयर इज नो एप्लीकेशन। अरे हाँ, ये पता नहीं यार, ये रन ऐप ऐसा क्यों हो गया। दोबारा एक बार चलाते हैं, कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, फिर लॉन्चिंग, ये लॉन्च हो गया और ये आपका एप्लीकेशन है। ये बिल्कुल वैसे ही लाइव एप्लीकेशन है जैसे कि आप अब तक IP एड्रेस से एक्सेस कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही है। ओके, दिस इज योर एप्लीकेशन रेडी टू क्रिएट ऐप में। अच्छा, मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया लगता है इसमें। ओके, हाँ सही बात है, मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया इसमें। सो लेट मी जस्ट कॉल आउट माई ओन नेम, या फिर वही मैसेज वाला कोड मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए मैसेज, और ये मैं मैसेज यहाँ से दूंगा। ब्लैंक है एंड ng init भी नहीं, यहाँ पे मैं बटन बना देता हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ बटन ओवर हियर and let me say greet me button, and इसके जो क्लिक है, इसके क्लिक इवेंट के ऊपर मैं एक हैंडल लिख देता हूँ कि ग्रीट मी, और इसको मैं कॉल करता हूँ मेरे क्लास में, लिखता हूँ, इसे डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पे what I'll do is this dot message is equal to hello Amit Shirasa. Okay, so let us see if it gets reflected. देखिए, ये यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि मैंने तो सिर्फ छोटी सी कमांड दी है कि ओपन कीजिए, बस इतना ही। अगर आपको लाइव रिलोड, रिफ्लेक्ट वगैरह ये सब कुछ चाहिए तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर ये वाला कमांड यूज़ करना चाहिए, ionic run android external. Okay, so I'll just stop this guy. I'll maybe stop these guys also. Okay, I'll just launch it in a different way now. I'll launch it like this. I'll just put this command over here. तो ये क्या करेगा कि पहले तो ये एक्सटर्नल दे रहा है। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है? ionic run android unable to find run. अरे हाँ, ionic capacitor run android चाहिए, my bad. ionic capacitor run android live reload and external. ओके, देखिए सबसे पहले ng सर्व कर रहा है वो IP एड्रेस से यानी एक्सटर्नली हो रहा है,
और 8100 के ऊपर हो रहा है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इट स्टार्टेड रनिंग। सो लेट मी शो यू कि इसने क्या क्या किया। ये मेरी कमांड है, इस कमांड के बाद इसने किया ng सर्व एक्सटर्नली, ठीक है, ये लोकल और एक्सटर्नल दोनों चालू हो गए। उसके बाद में इसने किया कैपेसिटर कॉपी एंड्रॉयड, तो इसने www को कॉपी कर दिया एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में, और इसके बाद में फाइनली एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया। तो देखते हैं एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में इवेंट लॉग में जाके देखते हैं कुछ एक्सेप्शन तो नहीं दिया इसने। तो लग तो नहीं रहा है कोई एक्सेप्शन है। यू मस्ट एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये तो होता ही है जी, एक्सेप्ट कीजिए। अरे कहाँ गया वो, अरे यार वो, ठीक है कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। चलो अभी मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरा पिक्सल है। अब इस पिक्सल के ऊपर मैं इसे चला भी सकता हूँ या डीबग भी कर सकता हूँ। तो लेटेस्ट डीबग, दोबारा वही पिक्सल ओपन हो गया। देखिए स्टार्टिंग एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, फिर एक ग्राइडल रनिंग, अलाउ एक्सेस, ग्राइडल बिल्ड इज रनिंग, ठीक है जी। दोबारा एक बार बिल्ड कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है दोबारा एक बार बिल्ड कर रहा है। ये सिर्फ एवीडी तो लॉन्च करना था, बिल्ड तो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी ये इंस्टॉल कर रहा है, फिर लॉन्च कर रहा है। वेटिंग फॉर द डीबगर एंड यू शुड बी एबल टू सी योर एप्लीकेशन नाउ। या तो ये ग्रीट मी है, इसको क्लिक करूंगा तो हेलो और नीचे सा आ गया मैसेज। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। मैं इसके ऊपर भी देख सकता हूँ, इसके ओरिएंटेशन वगैरह को चेंज कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ इसमें। सो स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना भी देखोगे उतना कम ही है। इसके ये तीनों बटन्स यहाँ से भी प्रेस किए जा सकते हैं। तो कोई फ़ोटो लेना है वगैरह ये सारी चीज़ें, ये ऑन ऑफ बटन जो है उसका पावर बटन, उसे भी क्लिक किया जा सकता है। साउंड भी कम ज़्यादा किया जा सकता है ना। जितने भी डिवाइस के ऊपर हार्ड बटन्स होते हैं या फिर ये वाले जो सॉफ्ट बटन्स हैं, इन्हें आप AVD के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ AVD का, लेकिन इसमें अब डीबग कैसे करोगे। तो आप डीबग पॉइंट इसमें थोड़ी लगाने वाले हो, इसमें लगाओगे क्या, आप लगा भी सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लगा दीजिए, लेकिन यहाँ कोई डीबग नहीं करता। डीबग नॉर्मली लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि मुझे लेटेस्ट से ग्रीट मी के अंदर डीबग पॉइंट लगाना है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूँ। ये यहाँ पे चल रहा है ना, आप अपने ब्रेव ब्राउज़र में या जो भी आपका क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, इसके अंदर जाइए, एड्रेस बार में ब्राउज़र का नाम लिखिए। यानी मेरे केस में मैं लिखूंगा ब्रेव, आपके केस में अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो क्रोम लिखिए, :// इंस्पेक्ट, ठीक है। तो ये अभी आपको बताएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस ये कनेक्टेड है और ये देख सकता है। ओके, तो ये देख पा रहा है कि एक आयोनिक एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है। ओके, यू कैन जस्ट इंस्पेक्ट इट। एक्चुअली कहाँ चल रहा है वो, ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस वाला एप्लीकेशन है ये। ओके, तो ये इसमें जैसे भी चल रहा है वैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये अगर जल्दी लोड नहीं होता है ना, गो टू एलिमेंट्स और यहाँ पे थोड़ा होवर कीजिए तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, मैं दोबारा एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। अभी आप क्या करिएगा, you go to your sources and now you put a breakpoint over here and now you try to do things। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए डीबग पॉइंट यहाँ पे आ गया, समझे आप। तो यहाँ पे आप डिवाइस देख सकते हो और यहाँ पे आप उसे डीबग कर सकते हो। ये है सिंपल तरीका, ठीक है। फिर भी कुछ लोग इतने में भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो कहते हैं नहीं, जब तक मैं फिजिकल डिवाइस पे नहीं देख लूँगा तब तक तो मुझे चैन पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के लोगों के लिए अब ये लास्ट बिट, चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आपका फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा आपके ये एंड्रॉयड स्टूडियो से। यानी यहाँ पे जैसा पिक्सल दिख रहा है ना, वैसा आपका फ़ोन दिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका AVD है, यानी मैंने अभी पिक्सल AVD मैनेजर में जाके मैंने पिक्सल नहीं इंस्टॉल किया था, ये देखो पिक्सल, इसलिए ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरा एक्चुअल सैमसंग M31 जो ये फ़ोन है वो दिखना चाहिए। ओके, सो हाउ विल आई डू दैट। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स में चले जाइए और सेटिंग्स में आप यहाँ पे अगर डेवलपर ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हो बॉटम पे, तो आप जाइए अबाउट फ़ोन में, फिर आप जाइए सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, है ना। तो इसको आप क्लिक कीजिए, बार बार क्लिक कीजिए, तब तक कीजिए जब तक आपको एक
ऐसा ही टोस्ट आएगा बॉटम पे, और जो आपको बोलेगा कि नाउ देर आर 5 मोर क्लिक्स फॉर बिकमिंग अ डेवलपर। फिर आप एक बार और क्लिक कीजिए तो आएगा 4 मोर क्लिक्स टू बिकम अ डेवलपर, फिर 3 मोर क्लिक्स, 2, 1, एंड देन फाइनली आप लास्ट टाइम जब क्लिक करोगे बिल्ड वर्जन को, बिल्ड नंबर को, तो वो बोलेगा नाउ यू आर अ डेवलपर। तो अभी ये मुझे क्या कह रहा है कि योर डेवलपर मोड इज़ ऑलरेडी ऑन, है ना, तो तुम ऑलरेडी डेवलपर हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा वो कह रहा है मुझे। तो नाउ यू गो बैक, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शंस, आप इसके अंदर जाइए। डेवलपर ऑप्शंस में पहले तो ये ऑफ रहेगा आपके लिए, फिर इसे ऑन कीजिए पहले तो, ठीक है, ऑन करेंगे, इसे अलाउ कीजिएगा, है ना। फिर यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए USB डीबगिंग, वैसे ही एक वायरलेस डीबगिंग भी है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी आप, जो भी आपकी इच्छा है, इनमें से दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो लेट अस से मैं वायरलेस मैं वायर्ड वाला आपको पहले दिखाता हूँ, USB डीबगिंग। तो ये मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे वो ओके बोलना पड़ेगा इसे। अब इस डिवाइस को मुझे अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, तो मैं अपना डेटा केबल ले रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया, और इसका जो USB वाला स्लॉट है वो मैं अपने PC में डाल दूंगा, ओके। और यहाँ पे मुझे कहना होगा अलाउ, ओके। अब मुझे यहाँ पे वो दिखना शुरू हो जाएगा Samsung M31, ओके। तो ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं रन या डीबग करता हूँ तो वो कहाँ रन होगा, वो मेरे सैमसंग फ़ोन के ऊपर रन होगा। सो लेट मी गिव दैट डेमो टू यू। इसे एक तो आप चालू रख सकते हो या फिर दोबारा एक बार डीबग ऐप दबा सकते हो, तो दोनों जगह पे फिर डीबगिंग चल रहा होगा, यहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। इट्स अप टू यू। अच्छा, ये पता नहीं ये क्या दिया इसने, ग्रेडल इन्वोकेशन फिनिश्ड। अच्छा हाँ, ये आए है, इन्फॉर्मेशन है, एक्सेप्शन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तो हाँ जी, इन्वोक हो गया, मैं तो देख पा रहा हूँ मेरे मशीन पे इन्वोक तो हो गया है। और हाँ, यहाँ पे भी ग्रीट मी आ गया। अब इस ग्रीट मी पे क्लिक करूँगा तो मैसेज भी आ गया, ठीक है, यानी इट इज़ वर्किंग फाइन एंड इट इज़ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ये दो जगह पे एट द सेम टाइम डीबग चल रहा है मेरा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अब इसे आप डीबग कैसे करोगे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो फेवरेट ब्राउज़र है, इसमें आप ब्रेव कोलन यानी ब्राउज़र नेम कोलन इंस्पेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस दिखेंगे। तो ये डिवाइस जो है ना, पहला वाला जो डिवाइस था वो डिवाइस तो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, तो वो था आपका AVD यानी एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन। और ये जो सेकंड वाला आ रहा है, ये मेरा ये वाला डिवाइस होगा। देखिए ये इसके IPs भी है, अगर आपको याद रहता होगा आपके फ़ोन का क्या IP है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो बस मान लीजिए कि ये आपका PC यही होगा। कैसे चेक करोगे, तो देखिए ये मैंने लॉन्च कर दिया इंस्पेक्ट दबा के, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा के रखा हुआ है। एलिमेंट्स को मुझे एक बार होवर करना पड़ता है तभी ये रिफ्लेक्ट होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। नाउ इफ़ आई क्लिक ग्रीट मी, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही अलग है, वीडियो में भी आपका अलग चल रहा है और ये भी अलग चल रहा है, और सभी के सभी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। ये सेम चीज़ आप ब्रेव में जैसे कर रहे हो ना, वैसे ही आप क्रोम में भी कर सकते हो। सो जस्ट गो टू योर क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे आप डालिए chrome://inspect, सेम चलेगा, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है दोनों में। सिर्फ मेरा फेवरेट ब्राउज़र है ब्रेव, इसलिए मैं ब्रेव में देखता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रेव आपको एड्स वगैरह नहीं देता है। ये देखिए सेम, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। बट आपका ब्राउज़र ये क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। यानी क्रोमियम इज़ एन ओपन सोर्स ब्राउज़र कोड जिसे गूगल ने यूज़ करके क्रोम बनाया, जिसे ब्रेव वाले लोगों ने यूज़ करके ब्रेव बनाया, ठीक है। आप भी बना सकते हो आपका खुद का। मेरे ख्याल से एक इंडियन ब्राउज़र भी है जो कि क्रोमियम बेस्ड ही है, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स है, तो सोर्स इसका सोर्स कोड सेम ही है। तो अगर ये इंस्पेक्ट वाली जो कमांड है ना, ये भी वैसे ही चलती है, सिर्फ आपके ब्राउज़र का नाम बदल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। So guys, this was a gist of how you can use Ionic CLI, then create an Ionic project, debug an Ionic project in various ways, and then how do you want to open it in the Android Studio, and then how can you debug it on your mobile phone. ये सारे स्टेप्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखूँगा। ये पूरी फाइल वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा रही है, तो आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे, ओके। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर एक बार गणतंत्र दिन के आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए आप व्यूज़ तो बहुत देते हो मुझे,
आप शेयर भी ज़रूर करते होंगे आपके फ्रेंड्स के साथ, तभी तो व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अभी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो एज अ रिटर्न गिफ्ट मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ा के दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, सो गो अहेड, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली। अगर यूज़फुल होगा, आपको यूज़फुल लगा तो शेयर कीजिए, ठीक है। लेकिन इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, प्लीज़ डू आस्क पीपल टू सब्सक्राइब टू इट। Okay, gentle request to you. So until next time, this is Jai Hind, Vande Mataram. Stay happy.